मतलब अपनी मम्मी ने जितने एफर्ट डाला है, मतलब उनकी वजह से अभी हम यहाँ कंटिन्यूस अपनी स्टडी कर पा रहे हैं। वो लगातार वहाँ पे क्या बोलते हैं मेहनत कर रही हैं, स्कूल जा रही है, मतलब उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो जिसमें कहीं ना कहीं माइनिंग का इनका बड़ा योगदान इसलिए भी है कि क्या बोलते हैं, यदि कंटेंट जो क्या बोलते हैं रिसोर्सेज एक जगह पे इतना सारा रिसोर्सेज नहीं मिलता तो भटकना पड़ता, टाइम ज़्यादा से ज़्यादा आपका वेस्ट होता, नो डाउट एफर्ट ज़्यादा लगता। एक्चुअली क्या था कि हमने जो रिजल्ट है वो काशी विश्वनाथ मंदिर जी कैंपस है वहीं देखा था। एक्चुअली क्या है कि डिस्ट्रैक्शन को जीरो नहीं किया जा सकता, पूरी तरीके से अवॉइड करना मुश्किल है। वेलकम टू यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान। मैं विनोद चंद्राकर आपके अपने यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान में स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच है अनुराग पाठक, जिनका गेट माइनिंग इंजीनियरिंग 2024 के अंदर में AIR 1 लगा है। AIR 1 अगर आप गेट 2025 का तैयारी कर रहे हैं, गेट एस्पिरेंट है, तो एक टॉपर का इंटरव्यू, एक टॉपर का प्रिपरेशन जर्नी, एक टॉपर द्वारा दिए गया गाइडेंस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो सकता है कि क्या कुछ है जिन फेज से ये गुजर करके आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं कि जिस एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम के अंदर में टॉप रैंक इन्होंने हासिल करा है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अनुराग पाठक के बारे में, सारे इनसाइट्स, इनके प्रिपरेशन जर्नी के बारे में, क्या कुछ है, किस तरह से इन्होंने कॉलेज के साथ में अपनी स्टडी को मैनेज करा और कहां से यह उठ करके अपने AIR 1 पाने के सपने को पूरा किया। तो आज के इस वीडियो में हर वो जानकारी जो आप जानना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाला है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अनुराग पाठक जी, पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कंग्रेचुलेसन कि आपने गेट माइनिंग इंजीनियरिंग एग्जाम, इंडिया के वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम के अंदर में AIR 1 हासिल करा है। इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारक। सबसे पहले मैं चाहूंगा अनुराग जी, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, अपने बैकग्राउंड के बारे में हमारे व्यूअर्स को बताएं। First of all, thank you so much. Thank you so much. I am Anurag Kumar Pathak. I belong from Siri district, Madhya Pradesh. This year I appeared in GATE 2024 and I secured All India rank 1. ओके अनुराग जी, आपके फैमिली में कौन कौन है? हमारी फैमिली में हमारी मम्मी, एक छोटी सिस्टर और हम। ओके, बस छोटा परिवार सुखी परिवार। अच्छा है। आप बता सकते हैं अनुराग कि आपने माइनिंग ज्ञान के अंदर में कौन से कोर्स इनरोल कर रहे थे जिससे आपने अपना तैयारी करा? मैंने माइनिंग ज्ञान के अंदर अग्नि बैच था, उसमें मैंने इनरोलमेंट किया हुआ था। उसके साथ लास्ट में हमने PYQ का एक कोर्स था, छोटा सा बुक, उसको भी यूज किया था। माइनिंग ज्ञान ने ही प्रोवाइड कराया था, उसको भी लिया हुआ था। ओके, तो बेसिकली आप हमारे अग्नि बैच के अंदर में इनरोल्ड थे। उसके अलावा एक हमारा PYQs का बुक है, वो भी आपने ऑर्डर करा था और इसके जो भी कोर्स है उनका बेनिफिट आपने उठाया था। तो आप बता सकते हैं अनुराग कि आपको माइनिंग ज्ञान के बारे में पता कहाँ से चला कि हाँ ये माइनिंग ज्ञान है जहाँ पे मुझे पढ़ना चाहिए, यहाँ से मुझे तैयारी करना चाहिए। तो ये जानकारी आपको कहाँ से मिली माइनिंग ज्ञान के बारे में? ये एक्चुअली हमारे कॉलेज का एक दोस्त है, उसने सीनियर से पूछा होगा, फिर हम लोगों ने आपस में बात की तो उसने रिकमेंड किया, तो फिर हमने उसके थ्रू एक्चुअली इस कोर्स को परचेज किया था। ओके, तो बेसिकली आपके सीनियर ने आपको गाइड करा कि भाई ये माइनिंग ज्ञान है, यहाँ से आप पढ़ सकते हो। आप अपने प्रिपरेशन जर्नी के बारे में हमें बता सकते हैं अनुराग कि कब आपने अपना गेट का तैयारी स्टार्ट करा, कैसा आपका प्रिपरेशन रहा है गेट के लिए? आप फुल जर्नी आप हमारे व्यूवर्स को बता सक रहे हैं। एक्चुअली गेट की प्रिपरेशन की बात करें तो हमने ये 3rd ईयर कंप्लीट होने के बाद, जैसे मैं समर्स में घर गया, उसके बाद से क्या बोलते हैं आपके कोर्स को क्या बोलते हैं यूज करते हुए हमने वहाँ से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। तो सबसे पहले हमने गेट 2024 की प्रिपरेशन के लिए जो प्रीवियस ईयर के गेट के क्वेश्चन पेपर थे उसको सबसे पहले हमने उठाया, उसके साथ साथ सिलेबस को भी अपने साथ में रख लिया और जो भी सिलेबस की डिमांड थी उसको सबसे पहले पता करने की कोशिश की, क्या क्या इसका सिलेबस है, क्या इसमें इंक्लूडेड है और क्या चीज़ें हैं जो एक्चुअली हमें पहले से आती हैं और कितना हमें और सीखना होगा। इस हिसाब से धीरे धीरे सिलेबस को एनालाइज किया। उसके बाद आपके क्या बोलते हैं जो कोर्स था उसको क्या बोलते हैं देखा कि कितनी रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स को हमें क्या बोलते हैं अच्छे से पढ़ना होगा। इस तरीके से धीरे धीरे क्या बोलते हैं समर्स में हमने क्या एक्चुअली स्टार्ट किया था। 6 सेमेस्टर के बाद से हमारी प्रिपरेशन स्टार्ट होती है गेट 2024 के लिए। ओके, तो बेसिकली आपने पहले एग्जाम के डिमांड को समझा कि क्या कुछ है जो एग्जाम में पूछा जा रहा है, किस पैटर्न में पूछा जा रहा है, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग जो आपके पास रिसोर्स था उसको कैसे बेस्ट पॉसिबल वे में यूटिलाइज किया जा सक रहा है। रिसोर्स यानी माइनिंग ज्ञान का जो कोर्स था
उसको कैसे यूटिलाइज किया जा सक रहा है, और दोनों को फिर बेस्ट पॉसिबल वे में आपने तैयारी करा और आज यह मुकाम हासिल करा कि ऑल इंडिया रैंक आपका 1 आया है। बहुत अच्छी बात है अनुराग जी। हम ये भी जानना चाहेंगे कि जो BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जहां से आप पढ़े हैं, जो कि IIT BHU है हम इंजीनियरिंग वालों के लिए, उस BHU के बारे में आप थोड़ा फोकस करें, उनके बारे में जानकारी दें कि क्या कुछ है जो BHU के अंदर में फेमस है, उसके बेहतरीन मोमेंट्स जो आपके लाइफ में होंगे तो आप बता सक रहे हैं। बिल्कुल। वाराणसी अपने आप में काफ़ी हॉली शहर है, काफ़ी पुराना शहर है, बाहर से लोग यहाँ आते हैं, तो अपने आप में ये एक बड़ी बात है कि वाराणसी में रहते हुए क्या बोलते हैं मैं अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ। बाकी ये टेम्पल्स के लिए काफ़ी फेमस है, घाट इसके इतने पुराने हैं, मतलब कई सारी चीज़ें हैं जो वाराणसी को बिल्कुल अलग करती हैं दूसरे शहरों से। तो यही सब है, घाट और बाकी क्या बोलते हैं फेमस टेम्पल, काशी विश्वनाथ जी का मंदिर, और इतना अच्छा कैंपस एक साथ क्या बोलते हैं यहाँ इंजीनियरिंग, मेडिसिन की भी, मैनेजमेंट की भी, आर्ट, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, मतलब कुल मिला के सभी क्या बोलते हैं डिपार्टमेंट्स, ऐसा लगता है कि एक कैंपस के अंदर है। मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग है कैंपस यहाँ IIT BHU का, इंटायर BHU का एक्चुअली। ओके बेसिकली दोनों चीज़ें हैं, एक तो आपका BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी, और दूसरा बनारस वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। दोनों का ही बेस्ट कॉम्बिनेशन आपके साथ था। बनारस मैं भी गया हूं, मतलब धरती पे स्वर्ग अगर कहीं दिखाई देता है तो मुझे लगता है बनारस में दिखाई देता है। गंगा मैया वहां से बह रही है, बाबा काशी विश्वनाथ की भूमि है, मतलब एक अलग ही डिवाइन फीलिंग वहां पे आती है, और वहां ऐसे जगह में आप रह करके पढ़े, बहुत ही अच्छी बात है। और बेसिकली मैं जानना चाहूंगा अनुराग जी कि जैसे पढ़ाई तो ठीक है कि नो डाउट आपने बहुत मेहनत करा होगा करके आज यह मुकाम हासिल करा है। कई सारे लोगों का सपना होता है, किसका सपना नहीं होगा यार किसी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो उसमें टॉप ना करो। तो ये तो होता ही है कि आपने अपने सपने को पूरा कर लिया। आप मुझे बता सकते हैं कि पढ़ाई के अलावा और क्या क्या चीज है जो आप फ्री टाइम में करना चाहते हैं, आपके हॉबीज क्या क्या है? यदि मैं अपनी हॉबीज की बात करूं तो क्रिकेट काफी पसंद है हमें, तो क्रिकेट पे अच्छा खासा टाइम चला जाता है। IPL हो गया, वर्ल्ड कप हो गया, हाइलाइट्स देख लिए। उसके अलावा क्या बोलते हैं हमारे इंटरेस्ट में है कि थोड़ा बहुत बुक्स पढ़ लिया, वेब सीरीज भी कोई रिकमेंडेड अच्छी वेब सीरीज है वो भी देख लिया। मतलब ठीक है, क्या बोलते हैं खाली टाइम पे अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं जिस भी तरीके से हो सके। तो ये उसमें से कुछ प्रमुख है जो एक्चुअली मैं करता हूँ। ओके, बेसिकली क्रिकेट आपको पसंद है, पूरा इंडिया क्रिकेट पसंद करता है, मतलब क्रिकेट कहीं ना कहीं लोगों के रगों में बसता है इंडिया के, तो अच्छा है। आप बता सकते हैं अनुराग कि जिस दिन आपका रिजल्ट आया, आपने देखा कि आपका AIR-1 लगा है, तो वो फीलिंग कैसी थी? आप अपने फीलिंग को प्लीज थोड़ा एक्सप्रेस करें। एक्चुअली क्या था कि हमने जो रिजल्ट है वो काशी विश्वनाथ मंदिर जी कैंपस है वहीं देखा था, तो मतलब ये काफी वो है कोइंसिडेंट, ये मतलब काफी इंटरेस्टिंग मोमेंट हो गया कि क्या बोलते हैं मंदिर कैंपस के अंदर ही रिजल्ट देख रहा है और इतना अच्छा रिजल्ट, तो मतलब ओवरऑल अच्छी फीलिंग थी। मतलब बढ़िया लग रहा था कि कुछ एफर्ट डाला तो फ्रूटफुल रिजल्ट देखने को मिला, मतलब अच्छा लग रहा था फाइनली। घर वालों का कैसा रिएक्शन था? घर वालों का भी अच्छा रिएक्शन था, काफी खुश लग रहे थे, बढ़िया था, ओवरऑल काफी अच्छा। ओके मतलब बेटा ये क्या कर डाले AIR-1, मतलब कई बार होता है घर वालों का, हमारा खुद का भी कई बार रहता है कि मतलब एक्सपेक्टेड नहीं रहता है कि हम AIR-1 लग गया और देख करके चंबा इतना आ गया क्या। तो नो डाउट एक अलग ही यूनिक फीलिंग रहा होगा कि जिस एग्जाम के लिए आपने पूरे साल मेहनत करा है कि उसमें AIR-1 आया है, इससे बेहतर क्या ही हो सक रहा है। ठीक है, बेसिकली एक और उटपटांग सा क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन है तो है, पूछना है तो है। अगर आप इंजीनियर ना होते, अभी लेट सपोज आप माइनिंग इंजीनियर हो जाएंगे जब पास आउट हो जाएंगे, तो अगर आप इंजीनियर ना होते तो कौन सा एक प्रोफेशन है जहां पे आप जाना चाहते हैं या जा सकते थे? एक्चुअली क्या है कि हमें मैथ्स काफ़ी पसंद है, तो फिर यदि इंजीनियरिंग लाइन में नहीं आए होते तो मतलब एकेडमिक्स में वही क्या बोलते हैं मैथ्स में क्या बोलते हैं आगे PhD वगैरह करते और क्या बोलते हैं हाई स्टडीज़ में देखते हैं, मतलब एकेडमिक लाइंस के बारे में सोचते यदि इंजीनियरिंग ना की होती तो, क्योंकि थोड़ा पढ़ना, दूसरों को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना कुछ चीज़ें वो थोड़ा अच्छी लगती हैं, तो मतलब उस तरीके उस बारे में सोच सकते थे यदि यहाँ नहीं होते तो। ओके बेसिकली इंजीनियर ना होते तो टीचर होते हैं, हम इंजीनियर भी है टीचर भी है कहीं ना कहीं थोड़ा बड़ा छोटा मोटा, तो अच्छा है। बाकी आपके जो टीचिंग का अगर अंदर से है कि हाँ मैं किसी को कुछ सिखाना चाहता हूँ, कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ एज ए टीचर, तो माइनिंग ज्ञान में आपका स्वागत है।
नो डाउट आपके लिए जगह हमारे पास है और हमारे स्टूडेंट के दिलों में है कि आप उनको जरूर करके कुछ सिखा सकते हैं। इसके अलावा मैं जानना चाहूँगा अनुराग की पढ़ाई के दौरान कई सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, कई प्रकार के अलग अलग डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, सोशल मीडिया हो गया, इसके अलावा कोई भी फीमेल फैक्टर हो गया। उन डिस्ट्रैक्शंस को हम कैसे अवॉइड करें और उसको अवॉइड करके हम अपनी स्टडी पे कैसे फोकस करें, इस पर आप थोड़ा हमें बता दीजिए। एक्चुअली क्या है कि डिस्ट्रैक्शन को जीरो नहीं किया जा सकता, पूरी तरीके से अवॉइड करना मुश्किल है। हाँ, मिनिमाइज करना होगा जिससे कि आपका जो प्राइमरी मोटिव है उस पर आप ज़्यादा समय दे सकें। तो ठीक है, रिलैक्स होना जरूरी है। खाली टाइम पे जैसे मूवीज देख ली, क्या बोलते हैं, स्पोर्ट्स खेल लिया, म्यूजिक सुन लिया, गए थोड़ा बहुत कहीं घूम आए दोस्तों के साथ। मतलब हर समय स्ट्रेस नहीं रखना अपने आप को, रिलैक्स रहते हुए क्या बोलते हैं प्रिपरेशन रखनी, जिससे कि मन भी लगे, आप एक मतलब मोमेंटम कंसिस्टेंसी बनाए रख सके अंतिम दिन तक, जब तक आप वो 3 घंटे बैठ नहीं लेते, फिर वहां से एग्जाम हॉल से निकल नहीं जाते। तो मतलब ठीक है, उतना लोड नहीं लेना है, क्या बोलते हैं, रिलैक्स होते हुए प्रिपरेशन करते जाना है, बाकी तो ठीक है। फिर तो वैसे ही है कि डिस्ट्रैक्शन थोड़ा बहुत जरूरी है, लेकिन ये नहीं कि पूरा टाइम डिस्ट्रैक्ट हो गया, मेन फोकस से भटक गए। तो बेसिकली आपका भी बोलने का वही मतलब है कि थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन लाइफ में जरूरी है, वो आपके माइंड को रिलैक्स रखता है। अच्छा है। इसके अलावा मैं जानना चाहूंगा अनुराग कि कॉलेज में कई सारी चीजें रहती है। कॉलेज में आपको असाइनमेंट मिलता है, फिर सेमेस्टर एग्जाम देना है, मिड सेम एग्जाम देना है। इन सारे एग्जाम के बीच में आपने प्रिपरेशन को कैसे मैनेज करा, गेट के प्रिपरेशन को कैसे मैनेज करा, ये आप जरूर करके हमें बताइए। किसी भी एग्जाम की यदि आपको प्रिपरेशन करना है और यदि आप पैरेलल प्रिपरेशन करना चाहते हैं, मींस आप कॉलेज में हैं प्रिपेयर भी करना चाहते हैं, तो आपको टाइम तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपका वो प्राइमरी मोटिव है, फाइनली आपको उसमें कुछ अचीव करना है। तो मतलब जैसे आपने क्या बोलते हैं कंटिन्यूस क्लास कर रहे हैं, तो क्लास का भी तो कुछ फायदा होगा। आप एज अ माइनिंग इंजीनियर क्या बोलते हैं, कहीं ना कहीं बेनिफिशियल होगा आपके लिए। उसके साथ साथ एक्स्ट्रा टाइम निकालिए, वो तो निकालना पड़ेगा, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं चलेगा। अदरवाइज फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं अच्छी रैंक। कहीं ना कहीं तो क्या बोलते हैं और चीज़ों का सेक्रीफाइस करते हुए आपको थोड़ा बहुत टाइम क्या बोलते हैं स्टडी के लिए निकालना ही होगा। एक किसी का सवाल था कि जब हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारा फोकस कहाँ पे होना चाहिए, थ्योरेटिकल प्रॉब्लम पे, न्यूमेरिकल पे, कौन सा एक है जिस पर हमारा ज़्यादा फोकस होना चाहिए, कितना वेटेज हमको देना चाहिए, इस पर आप थोड़ा सा बोलिए। देखिए क्या बोलते हैं, जब आप गेट के PYQs को उठाएंगे तो आप ये पाएंगे क्या बोलते हैं, नो डाउट थ्योरी के क्वेश्चन रहते हैं, पर थ्योरी का कंट्रीब्यूशन मतलब एग्जैक्ट बता पाना मुश्किल है। फिर भी हमें लगता है कि कहीं ना कहीं 65% न्यूमेरिकल रहता है और 35% के अराउंड थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप किसी भी एक पे पूरी तरीके से रिलाई मत होइए, ऐसा नहीं कि आप थ्योरी बिल्कुल छोड़ दीजिए। अदरवाइज थ्योरी यदि आपको नहीं आती, फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है तो कुछ भी थोड़ा भी क्वेश्चन टिल्ट होगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, मतलब आप क्वेश्चन समझ ही नहीं पाएंगे, तो फिर न्यूमेरिकल भी आपसे नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड है। पर नो डाउट कहीं ना कहीं आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ही ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि फाइनली 60 to 65% वही आप फेस करेंगे गेट एग्जाम में। तो नो डाउट पहले आप अपने क्या बोलते हैं थ्योरी को स्ट्रॉन्ग करिए कहीं ना कहीं तो उस डेप्थ तक, जिससे कि आप न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व कर पाए। थोड़ा बहुत भी डेविएट हो न्यूमेरिकल तो आप समझ जाएं कि हाँ इस दिशा में जा रहा है, इसको ऐसे करना है। तो दोनों इंटरकनेक्टेड है, आप किसी एक पे हैवली रिलाई नहीं कर सकते। हाँ, पर प्रैक्टिस करते रहनी होगी गेट एग्जाम के लिए, पर्टिकुलरली बात करें तो। ओके बेसिकली आपका बोलने का है कि थ्योरी पढ़ना जरूर है सर, लेकिन उतना पढ़ना है जिससे कि न्यूमेरिकल में काम हो जाए। और आप जान रहे हैं कि जब 60-70% क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल से आना है, तो थ्योरी उतना जरूर रखना है कि वो न्यूमेरिकल समझ में आ जाए, लेकिन इतना ज़्यादा थ्योरी नहीं पढ़ने लग जाना है कि आप मेन कंटेंट को भूल जाए। अच्छा है अनुराग जी, इसके अलावा एक और क्वेश्चन है जो कि सर एग्जाम के दौरान कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन सा क्वेश्चन करने वाला है और कौन सा छोड़ने वाला है, मतलब स्मार्ट वे क्या होता है स्टूडेंट क्वेश्चन को स्किप करने का, ये पूछना चाह रहे हैं। हुआ था एक्चुअली गेट 2024 के एग्जाम में हुआ था, लड़का जब क्वेश्चन पढ़े तो उनको लगा कि ये क्वेश्चन बनाने वाला है, ये तो क्वेश्चन मैंने क्लास में किया है, ये आराम से बनेगा। लेकिन जब वो बनाने लग गए तो देखिए कि क्वेश्चन में फंस गया, आगे जाके टाइम बड़ा उनका कंज्यूम कर गया। तो आप बता सक रहे हैं कि कैसे हम आइडेंटिफाई करें कौन सा क्वेश्चन बनाना है, कौन सा छोड़ना है। एक्चुअली मैं अपनी बात करूं तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि 2-3 क्वेश्चन में मैं भी स्टक हो गया था। पर ये जो आप आइडेंटिफिकेशन का बोल रहे हैं कि कौन सा क्वेश्चन आइडेंटिफाई करें कि ये कर सकते हैं, ये हो जाएगा, फिर आगे बढ़ें, ये कहीं ना कहीं आप रेगुलर प्रैक्टिस से आता है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उस हिसाब से आपको पता चलता जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन है, अभी ये लेंदी है पर ये हो जाएगा, अभी तुरंत कर लेते हैं। ये छोटा क्वेश्चन है पर नहीं, ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा ही नहीं है तो कैसे बन पाएगा, स्टक हो जाएंगे। तो इस तरीके से प्रैक्टिस ही है जो आपको ये क्या बोलते हैं वो
मतलब आइडेंटिफाई करने में हेल्पफुल हो पाएगी कि हाँ ये क्वेश्चन करते हैं, इसको स्किप करते हैं। और यदि आप जहाँ तक बात कर पा रहे हैं प्रॉपर पूरी तरीके से पता कर पाना, तो वो तो मुश्किल है, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं फंस गए थे 3 से 4 क्वेश्चन में। पूरा क्या 65 जब हमने पूरा देखा, फिर बैक टू जब गए उस क्वेश्चन में, तब जाके हाँ वो हिट किया कि हाँ इसको ऐसे कर सकते हैं, फिर वो क्वेश्चन हुए। तो ऐसा कोई मतलब इतना इतना है नहीं कोई एकदम तगड़ा इलाज की क्या बोलते हैं, ऐसे आप कर दोगे तो एकदम 100% परफेक्टली आप पेपर को अटेम्प्ट कर लोगे। थोड़ी बहुत तो क्या बोलते हैं आप स्टक करोगे थोड़ा बहुत तो, पर चलेगा, उतनी दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस करते रहना होगा। ओके, बेसिकली ये जो सवाल था ये बहुतों का था और कई सारे लोगों का ये रिजल्ट खा गया सिर्फ यही एक चीज कि क्वेश्चन आइडेंटिफाई सही से नहीं कर पाए। आपका जो सजेशन था मुझे एकदम वैलिड सजेशन लगता है किसी के लिए भी, कि जितना ज्यादा हो सके आप क्वेश्चंस लगाइए, और क्वेश्चन लगाना ही काफी नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस लगाइए। ऐसा नहीं कि सेम टाइप के क्वेश्चन आप दिन भर सॉल्व कर रहे हैं, आपको बड़ा मजा आ रहा है कि क्वेश्चन मेरे सब बन रहे हैं, सबके आंसर आ रहा है, लेकिन नहीं, वो काम का नहीं है। सेम पैटर्न में आप क्वेश्चन लगा रहे हैं, इजी क्वेश्चन लगा रहे हैं, दिन में 100 क्वेश्चन लगा रहे हैं, लेकिन सेम टाइप के लगा रहे हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जहां कहीं से जो भी क्वेश्चन मिल सक रहा है वो सारे लगाइए। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा आप पेन टेबल कुर्सी पे बैठ के घर में लेंगे, उतना ज्यादा तेज दिमाग आपका काम करेगा एग्जाम के अंदर में। क्वेश्चन देख करके समझ में आना, अचानक से तो टॉपर जैसे अनुराग जी हैं, इनको भी सीधे सीधे देख के समझ में नहीं आता, लेकिन वो कहीं ना कहीं आइडेंटिफिकेशन आसान हो जाता है अगर आपने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रखा है। बेसिकली आपको अगर सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलने का हुनर आप में होना चाहिए, और काबिलियत आप में होना चाहिए, वो हिम्मत आप में होना चाहिए। तो नो डाउट तो कई सारे पेन से आप गुजरे होंगे, कॉलेज के वो सारे वर्क्स, उनको करते हुए आपने स्टडी को भी इतना तगड़ा रखा कि आज AIR 1 लेके आए। तो नो डाउट अगर आपको कुछ बड़ा अचीव करना है तो पेन तो सहना पड़ेगा। अच्छा है अनुराग, काफी कुछ है जो आपसे हमको जानने मिल रहा है, सीखने मिल रहा है। नो डाउट आपका जो जर्नी है, प्रिपरेशन जर्नी है, वो हमारे व्यूवर्स को जो गेट 2025 के एस्पिरेंट है उनको इंस्पायर करेगा। आप हमें बता सकते हैं अनुराग, अभी हम लोग इंटरव्यू के लगभग आखिरी पड़ाव पे, बहुत ज्यादा चीज है नहीं जो पूछने को है, तो एक ऐसी रैंडम क्वेश्चन है कि कौन सा बाइक है जो आपको पसंद है, जो अवेलेबल मार्केट में, कोई एक आध बाइक जो आपके मन में हो, हाँ ये बाइक मेरे को चाहिए। एक्चुअली ऐसा क्या है कि बाइक वगैरह पे हम ज़्यादा मतलब यूज़ नहीं करते, तो मतलब ऐसा कोई पसंदीदा नहीं है, पर हाँ ठीक है, जो भी स्पोर्ट्स बाइक हो गया मतलब ठीक है, क्या बोलते हैं लाइक बुलेट हो गया या फिर अपाची हो गया, ये सब मतलब उतना नहीं है, यूज टू नहीं है हम बाइक के उतना। नॉर्मल क्या बोलते हैं, नॉर्मल स्कूटी वगैरह ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो मतलब ठीक है, जो भी है स्पोर्ट्स बाइक हो गया या नॉर्मल बाइक भी चलेगा, कोई खास इंटरेस्ट नहीं है एक्चुअली बाइक में। अच्छा, मतलब बाइक में उतना इंटरेस्ट नहीं है सर, बाइक तो चलता है ठीक है। तो आपको पता ही होगा कि माइनिंग ज्ञान ने एक प्रॉमिस करा था कि जो भी हमारे इंस्टीट्यूट से AIR 1 आएगा उनको हमारे तरफ से बुलेट गिफ्ट में दिया जाएगा। तो आप मुझे बता सकते हैं अनुराग, ये आपको मिलने वाला अब तक का सबसे बेहतरीन प्राइज है, बेस्ट प्राइज है, या इसके पहले भी ऐसा कोई प्राइज है जो आपको स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में, एक आध कोई मोमेंट हो सकता है सर, ये मोमेंट आपके प्राइस से ज्यादा बड़ा है, तो ऐसा कुछ मोमेंट है जो हमको आप शेयर करना चाह रहे हो, या लग रहा है कि नहीं यही है सर? ठीक है, मॉनेटरी प्राइज है, नो डाउट क्या बोलते हैं मोटिवेट करेगा, पर एक्चुअली अपने पेरेंट्स, टीचर्स, इन सब की ब्लेसिंग से ज़्यादा तो बढ़ के हमें कुछ नहीं लगता। मतलब ये ठीक है, एज अ मॉनेटरी प्राइज बड़ी चीज़ है, पर एज अ ब्लेसिंग क्या बोलते हैं हमेशा बनी रहे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आप यहाँ पे तो सक्सेसफुल हो गए, आगे कैसे हो गए, वो इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, लगातार आपको आगे बढ़ना है ना। सही बोल रहे कि नहीं सर प्राइस का क्या लेना था सर, प्राइस तो हम खुद भी अर्न कर लेंगे, ये तो छोटा मोटा चीज़ है, लेकिन ब्लेसिंग जो आपसे मिला, फैमिली से मिला, टीचर से मिला, वो बड़ी चीज़ है, वो ब्लेसिंग ही है जो मुझे लाइफ में तो अभी बहुत सफ़र बाकी है सर, अभी तो एक AIR 1 ही आया है, कई सारे अचीवमेंट्स है जो लाइफ में हासिल करना है। हाँ, तो अनुराग एक और सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका फ्यूचर का क्या प्लानिंग है, कि AIR 1 तो आ गया ठीक है, आगे आप क्या चाह रहे हैं, आगे क्या कुछ है जो आप सोच रहे हैं फ्यूचर? फ्यूचर की बात करें तो करंटली गेट देने का हमारा मोटिव यही था कि एक्चुअली हमें जो भी ये माइनिंग या इससे अलाइड ब्रांच के जो PSUs हैं, पर्टिकुलरली CIL और NTPC लाइक अदर की बात करें तो NMDC, तो यही ज्वाइन करने का विचार था, उसी मोटिव के साथ हमने गेट दिया था। तो यही है, PSU ज्वाइन करेंगे क्या बोलते हैं अब आने वाले समय में। अच्छा, तो आपके पास CIL, NTPC, NMDC तीनों ऑप्शन में है, तो कौन सा आपको बेस्ट ऑप्शन जो लगता है कि यहाँ पे जाना चाहिए? एक्चुअली अभी हमने स्टडी उतना कर रहा है तो एक्सप्लोर बता नहीं कर सकते हैं, रखा है। अदरवाइज
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक्सप्लोर कर लीजिएगा। कुछ हमसे भी हेल्प चाहिए रहेगा, हमसे मिल जाएगा आपको, कहाँ पे क्या है बता, प्लस माइनस सब बता दिया जाएगा। अनुराग, अगर आप अपने वेल विशर्स, फैमिली मेंबर या फ्रेंड को अगर कोई मैसेज देना चाहते हैं तो मैसेज आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। कोई है जिनका आपके लाइफ पे इम्पैक्ट है, आपके सक्सेस पे इम्पैक्ट है कि हाँ इनका प्रभाव है जी मेरे कैरियर पे है, जिंदगी पे है, तो उनको अगर कुछ मैसेज आप देना चाहें तो जरूर करके दे सकते हैं। बिल्कुल। यदि कुछ मैसेज की बात की जाए तो मतलब अपनी मम्मी ने जितने एफर्ट डाला है, मतलब उनकी वजह से अभी हम यहाँ कंटिन्यूस अपनी स्टडी कर पा रहे हैं। वो लगातार वहाँ पे क्या बोलते हैं मेहनत कर रही हैं, स्कूल जा रही है, मतलब उनका बहुत बड़ा योगदान है यहाँ पे। यदि मैं यहाँ पे आपके सामने बैठ के इंटरव्यू दे पा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं उनके आशीर्वाद का प्रभाव है। और बाकी टीचर्स हो गए, हमारी छोटी सिस्टर हो गई, अपने IIT-BHU के प्रोफेसर हो गए, इन सब की ब्लेसिंग्स की वजह से ये मतलब अभी हैं हम यहाँ पे। मतलब उन सभी का क्या बोलते हैं तहे दिल से धन्यवाद। उनकी ब्लेसिंग्स ऐसे ही बनी रहे। ओके, बहुत अच्छी बात है अनुराग कि आपने एक बड़ा अचीवमेंट हासिल करने के बाद भी आप डाउन टू द अर्थ हैं, लोगों को क्रेडिट दे रहे हैं, लोगों को थैंक्स बोल रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अदरवाइज जब कोई एक बड़ा मुकाम हासिल कर लेता है ना, नो डाउट आप AIR-1 है, मतलब आज के टाइम पे सेलिब्रिटी हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो इसके बाद भी आप डाउन टू द अर्थ है, बहुत अच्छी बात है। और आपका ये हम्बल नेचर जो है, आपके जो टैलेंट है, आपके जो गाइडेंस है, उसको हम जरूर करके अपने MGN के हित में यूटिलाइज करना चाहेंगे। आपसे बीच बीच में से बात करना चाहेंगे कि आप हमारे स्टूडेंट्स हैं, आपके जो जूनियर्स है माइनिंग ज्ञान के अंदर में, उनसे आप बीच बीच में बात करें। बाकी मैं आपसे एक फाइनल टिप्स भी लेना चाहूँगा अनुराग कि आप क्या सजेशन है जो आज माइनिंग इंजीनियर जो किसी कॉलेज के अंदर में पढ़ रहे हैं, 3rd ईयर में, 4th ईयर में या पास आउट हो चुके हैं, उनको क्या टिप देना चाहेंगे उसके प्रिपरेशन के लिए? आप चाहे तो माइनिंग ज्ञान को भी इंक्लूड कर सकते हैं कि किस तरह से वो माइनिंग ज्ञान के कंटेंट को यूटिलाइज कर सकते हैं, जैसा आपने यूटिलाइज करा। अगर ओवरऑल आप क्या क्या चीजें हैं जो एक माइनिंग इंजीनियर को सजेस्ट करना चाहेंगे, आप बता सकते हैं। सबसे पहली चीज, किसी भी प्रिपरेशन की तैयारी करने से पहले उस प्रिपरेशन की डिमांड को समझना जरूरी होता है। कोई भी एग्जाम हो, न केवल गेट की बात है, सभी पे अप्लाई होता है। तो सबसे पहले आप गेट के जो भी क्या बोलते हैं सिलेबस को, उसके हार्ड कॉपी ले लें या सॉफ्ट कॉपी को क्या बोलते हैं अच्छे से एनालाइज करें क्या है एक्चुअली वो। उसके बाद अपनी क्या बोलते हैं स्टडी को क्या बोलते हैं वो करें, मतलब क्या बोलते हैं अपना स्टडी प्लान क्या बोलते हैं क्रिएट करें। अदरवाइज तो फिर आप कुछ भी पढ़ते रहेंगे, उसका कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। तो जब आपने क्या बोलते हैं एक बार सिलेबस को एनालाइज किया, उसके बाद उसके जो रिसोर्सेस है उसको ढूंढने की कोशिश करें कि प्रॉपर कंटेंट एक जगह पे क्या स्ट्रक्चर्ड कंटेंट आपको मिल जाए जो कि इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आप इधर उधर भटके ना क्या बोलते हैं एक यूनिडायरेक्शनल पाथ में कंटिन्यूअस क्या बोलते हैं अपनी प्रिपरेशन को जारी रख सके। तो जिसमें कहीं ना कहीं माइनिंग ज्ञान का बड़ा योगदान इसलिए भी है कि क्या बोलते हैं यदि कंटेंट जो क्या बोलते हैं रिसोर्सेस एक जगह पे इतना सारा रिसोर्सेस नहीं मिलता तो भटकना पड़ता, टाइम ज़्यादा से ज़्यादा आपका वेस्ट होता, नो डाउट एफर्ट ज़्यादा लगता। तो कहीं ना कहीं उसमें इसने काफ़ी हेल्प करी। उसके साथ साथ आप एडिशनल जो भी ऑनलाइन रिसोर्सेस हैं वो यूज कर सकते हैं, और मॉक टेस्ट जो कि कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है गेट में, क्योंकि उसकी जो पूरी गेट के यदि बैकग्राउंड की बात करें पूरा न्यूमेरिकल अप्रोच पे वो काम करता है। तो यदि आपकी न्यूमेरिकल सॉल्विंग एबिलिटी काफ़ी स्ट्रांग है जो कि कहीं ना कहीं पर्टिकुलर प्रॉपर प्रैक्टिस से आने वाला है, तो फिर क्या बोलते हैं आप सही बात पे हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात कि पूरे एग्जाम टाइम पे आपको लोड नहीं लेना, मतलब ऐसा नहीं है कि काफ़ी लोडेड हैं, काफ़ी स्ट्रेस्ड हैं, उसके बाद प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि फिर इसका तो आउटपुट उतना सही नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ को भी दिमाग में रखना है कि काम माइंड के साथ, कूल माइंड के साथ प्रिपरेशन करते रहिए, और जो भी इसकी रिक्वायरमेंट है आगे क्या बोलते हैं उसको पूरा करते रहिए, बाकी अच्छा ही होगा फाइनली। दैट्स ऑल फॉर टुडे अनुराग जी। आज का यह इंटरव्यू मुझे लगता है बहुत ही हेल्पिंग रहा होगा सारे माइनिंग गेट एस्पिरेंट के लिए। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं जो जानने और सीखने मिला होगा। जो माइनिंग इंजीनियर्स है, चाहे किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, अभी 3rd ईयर में, 4th ईयर में, या माइनिंग ज्ञान में ही क्यों ना पढ़ रहे हो, हर किसी को आपके इस इंटरव्यू के माध्यम से काफी सारी चीजें हैं जो सीखने या जानने मिले होगी। आपके प्रिपरेशन के दौरान क्या क्या चीजें हैं जो आपने ध्यान में रखा है, समझने को मिला होगा, जानने को मिला होगा। तो यहीं पर हम इंटरव्यू खत्म करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे अनुराग जी। बाकी आप बने रहिए माइनिंग ज्ञान के साथ, आगे और भी कई सारे हेल्प है जो आपसे हमको चाहिए रहेगा। थैंक यू सो मच अनुराग। थैंक यू।